हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह दिल्ली मुखर्जी नगर से आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी डेली आंसर राइटिंग सीरीज में यह हमारा लगभग 2 महीने पहले प्रोग्राम हो गया। 2 महीना पहले से हम इस पर आप पे जो है वर्क कर रहे हैं और कई सारे बच्चे इस प्रोग्राम से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपके काफ़ी संख्या में आंसर भी आते हैं, जिसे देखकर हमें खुशी होती है कि बच्चे कम से कम लिख रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी इस क्वेश्चन को लिखकर, जो हम डिस्कस करते हैं डेली, उसको लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उस पर आप सबमिट कर सकते हैं। विद इन 72 आवर्स आपको कॉपी आपकी जांच हो जाएगी और जहां पे आपकी कमजोरियां हैं, जो आपने गलतियां की है, उस पर हम डिस्कस से बात करेंगे, हम उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हम डेली एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं और उस क्वेश्चन का एक आउटलाइन देखते हैं कि आप किस प्रकार से उसमें इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, क्योंकि आपके एक सहयोग से, आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें जो है उत्साह मिलता है आपके लिए इस तरह के जो एनर्जेटिक प्रोग्राम है लेकर हम आपके सामने आ पाते हैं। तो आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि जो नीडी बच्चे हैं उन तक हमारी रीच पहुंच पाए और वह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ पाए। तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है और उसका एक आउटलाइन देखते हैं, क्या क्या जो डाटा है हम इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि ग्रीन बिल्डिंग क्या है, इसके प्रमुख लाभ और इसको बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों और ग्रीन बिल्डिंग को अपनाने में आने वाली चुनौतियों को आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन को आप जब फ्रेगमेंट करेंगे, क्वेश्चन को तोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन बिल्डिंग क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं हरित भवन, लेकिन आप जो है इसे ग्रीन बिल्डिंग के रूप में ही जानिए, हरित भवन कहते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या है, इसके प्रमुख लाभ को बताना है और लाभ के साथ साथ जो इसको बढ़ावा देने के लिए जो उठाए गए स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स पे हमें डिस्कशन करना है। और फिर साथ ही जो इसके इस स्टेप में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उस चुनौतियों को हमें पहचानना है। तो अगर हम देखें तो आपका ये क्वेश्चन लगभग 3 पार्ट में, या फिर मोटा मोटी कहें तो 4 पार्ट में तोड़ा गया है कि ग्रीन बिल्डिंग क्या है, इसके लाभ को बताना गया है, बताना है, उठाए गए कदम क्या है उस पर हमें चर्चा करनी है, और चुनौतियां क्या हैं उस पर हमें बात करनी है। तो ये 4 स्टेप में आपका जो आंसर है वह कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस पे अटेम्प्ट लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जनरल आप अगर रिसोर्स पढ़े हुए हैं और ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट को जानते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम जीरो से आपको बता पाएं, तो एक इंट्रोडक्टरी जो आपके इंट्रोडक्शन के साथ मेन बॉडी पार्ट और साथ में कंक्लूजन जो होता है, एक बेसिक ओवरव्यू का डिस्कशन करते हुए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हरित भवन की संकल्पना क्या है उससे आपको परिचित होना पड़ेगा कि हरित भवन क्या है। तो ग्रीन बिल्डिंग अगर हम देखें तो यह जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है, उस रिसोर्स का कम से कम किस प्रकार से यूज करना है ताकि जो पर्यावरण पर उसका प्रभाव है वह कम से कम हो पाए या ना के बराबर हो पाए। इसी को कहते हैं मिटिगेशन। मिटिगेट करना, जो हमारे जो कंजप्शन है, रेट ऑफ कंजप्शन है, उसमें कमी करके जो पर्यावरण को ह्रास करने वाली वस्तुएं हैं या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें मानवीय योगदान कम अगर रहेगा तो पर्यावरण अधिक समय तक सस्टेन कर पाएगा, सतत विकास के साथ ये आगे बढ़ पाएगा। तो उसी को संदर्भित करता है आपका ग्रीन बिल्डिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग जो है वह संसाधनों की जो खपत है उसको कम करने, पर्यावरणीय प्रभाव जो है उसको कम करने के लिए, साथ ही मनुष्य पर जो स्वास्थ्य और जो कल्याण की भावना है वह बेहतर हो पाए, स्वास्थ्य जो है वह सुदृढ़ हो पाए, साथ ही जो एक दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रियाओं को फॉलो करना, ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी जो है, एनर्जी एफिशिएंट जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करते हुए जो हमारा एक आवास है उस आवास का निर्माण करना, यही आपका ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट कहलाता है। तो यह बेसिक जो है आपका एक डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया ग्रीन बिल्डिंग का। तो एक पॉइंट आपका इस क्वेश्चन के संदर्भ में कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्वेश्चन का क्या पूछा है, इसके प्रमुख लाभ को बताइए और इसको बढ़ावा देने के लिए उठाए गए जो कदम है उस कदम को आपको बात करनी है। तो लाभ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हरित भवन जो है
अगर इसके लाभ की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होती है, पर्यावरण स्थिरता होती है, उसे यह जो है लगातार संतुलित करता रहेगा। तो हरित इमारतें अपने पूरे जीवन चक्र में जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको, एनर्जी कंजप्शन है उसके उपयोग को, साथ ही जो अपशिष्ट उत्पादन है और जो ग्रीन हाउस गैसेस का एक्सक्रीशन होता है उसमें कम करने में सहयोग देते हैं। तो इस रूप में आपका जो पर्यावरणीय जो स्थिरता है वह स्टेब्लिश होती है, और यह ग्रीन बिल्डिंग का पहला लाभ है। अब आते हैं दूसरे लाभ पर। दूसरा लाभ क्या हो सकता है, लिखते जाते हैं इसको। तो ग्रीन बिल्डिंग के लाभ क्या क्या हैं? ग्रीन बिल्डिंग के लाभ क्या क्या हैं? तो अगर हम लाभ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता किस रूप में, जो हमारे फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट, उसमें कमी करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो संकल्पना है उसे हम पूरा करते हुए, और साथ ही जो कार्बन एक्सक्रीशन है उसकी मात्रा कम करते हुए, और हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी जो पर्यावरण स्थिर हो सकता है। तो पहला लाभ आपका है पर्यावरणीय स्थिरता के रूप में। दूसरा अगर हम देखें तो संसाधन दक्षता इससे बढ़ती है। संसाधन दक्षता मतलब तात्पर्य बताते हैं हम आपको। संसाधन दक्षता जो है वह बढ़ती है। और संसाधन दक्षता जो है वह किस रूप में बढ़ेगी, तो इसमें जो हरित इमारतें जो है वह कुशल जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। तो इस रूप में जो प्रकाश व्यवस्था होती है वह नेचुरल रूप से होती है, तो बिजली का जो कंजप्शन होता है वह कम होता है। और आप जितनी कम मात्रा में बिजली का कंजप्शन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं। पर्यावरण में आपके द्वारा जो कार्बन फुटप्रिंट छोड़े जा रहे हैं उसका रेट कम है। तो प्रकाश की जो व्यवस्था है वह बेसिक तरीके से इसमें व्यवस्थित की जाती है। इंसुलेशन होता है, और साथ ही पानी का उपयोग जितनी मात्रा में आवश्यक है उतनी पानी की आपको बचत होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल टिकाऊ सामग्री और नवीकरणीय जो ऊर्जा प्रौद्योगिकी है उसके इस्तेमाल करते हुए जो एनर्जी रिसोर्स हमारा है उसको कैपिटेटिव बना सकते हैं, उसको दक्ष बना सकते हैं। तो इस रूप में संसाधन दक्षता जो है वह बढ़ती है हरित बिल्डिंग के माध्यम से। तीसरा अगर हम बात देखें तो बेहतर इंडोर पर्यावरण जो होता है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। वह किस रूप में हुआ, तो इसमें जो इंडोर वायु होती है वह बेहतर तरीके से उसका आदान प्रदान होता है। तो इंडोर वायु जो है वह शुद्ध रूप में गुणवत्तापूर्ण रूप में लोगों के मध्य में रहती है, और हम जिसे कहते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन वह हम मानव ग्रहण कर पाते हैं। तो बेहतर इंडोर जो पर्यावरणीय गुणवत्ता है उसको बढ़ावा देने में यह हरित जो भवन है वह तकनीक काम करती है। इसके अलावा बेहतर वेंटिलेशन, बेहतर वेंटिलेशन के माध्यम से आपका जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, सांस लेने में दमा या फिर अस्थमा टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वह सल्यूट होती है, वह इसका सल्यूशन इस रूप में देखा जाता है। तो बेहतर इंडोर पर्यावरणीय गुणवत्ता जो है वह आपका तीसरा लाभ हो गया। बेहतर इंडोर पर्यावरणीय गुणवत्ता, बेहतर इंडोर पर्यावरणीय गुणवत्ता इस रूप में जो है आपका हरित भवन काम करता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आती है वह आपके कॉस्ट कटिंग में आती है। आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, साथ ही जो दीर्घकालिक लागत होती है वह बचत होती है। तो दीर्घकालिक लागत बचत एक लाभ होता है इसका। दीर्घकालिक लागत बचत, और इसमें लागत बचत में क्या होता है आप देखेंगे तो जल संरक्षण, कम रख रखाव लागत, और अपशिष्ट का जो निस्तारण होता है वह बेहतर तरीके से होता है। तो हेल्थ संबंधी जो इशू होते हैं वह उस रूप में नहीं उभर कर सामने आते। अच्छा एनवायरनमेंट आपको रहने के लिए मिलता है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो टैक्स इनिशिएटिव हैं उसके आप लाभ के भागीदारी होते हैं।
और हरित प्रमाणन और उच्च संपत्ति मूल्य संबंधी जो हरित परियोजनाएं हैं उसमें आपको एक स्टेक मिलता है। तो यह इसके लाभ हैं आपके दीर्घकालिक लागत बचत में। इसमें अगर और हम लाभ की बात करें तो विनियामक अनुपालन और जो मानक होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग कोड होते हैं, मानक होते हैं, उसमें एक स्वैच्छिक प्रमाणन होता है जो सेल्फ डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, जिसमें आपकी भूमिका एक गुड समैरिटन के रूप में या फिर हम कहें पर्यावरण जो फ्रेंडली लोग होते हैं उसमें आपकी गिनती की जाती है। तो विनियामक अनुपालन अनुपालन और मानक में जो भूमिका है वह बढ़ती है। विनियामक पालन विनियामक पालन और मानक में भूमिका विनियामक पालन और मानक में भूमिका जो है वह बढ़ती है। तो यह इसके लाभ थे। अब क्वेश्चन के जो है क्या क्या जो उठाए गए कदम है उस कदम पे बात करते हैं। तो कदम की अगर बात करें हम हरित भवन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या हैं, तो सबसे पहला कदम है ग्रीन बिल्डिंग जो रेटिंग सिस्टम है उसका विकास किया गया है। तो हर इसका जो आपका थर्ड पॉइंट है, हरित भवन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम। तो कदम क्या क्या उठाए गए हैं, पहला कदम तो जो ग्रीन बिल्डिंग एजेंसी है, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग मानक, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग मानक को तय किया गया है, जिसमें अगर आप हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कुछ राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जो है इसकी भूमिका को बढ़ाया गया है। जिसमें अगर लीड की बात करें, लीड यूएसए द्वारा, ब्रीड जो है वह यूके द्वारा, ग्रीन स्टार ऑस्ट्रेलिया द्वारा और भारत द्वारा गृहा जो है वह जैसे रेटिंग सिस्टम अपनाए गए हैं, जिसमें इनका एक निश्चित मानक होता है कि नए जो भवन है ग्रीन भवन है इनका निर्माण इस पद्धति से किया जाना चाहिए। तो कुछ मानक और अनुप्रमाणन होते हैं जिसे फॉलो करते हुए उस बिल्डिंग की संकल्पना, उस आवास की संकल्पना की जाती है, जिसमें भारत का जो गृहा है वह आपके लिए जरूरी हो जाता है, GRIHA। यह ग्रीन रेटिंग देता है जो वर्तमान में ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे आवास बन रहे हैं, जो क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं उसके संदर्भ में भारत की यह एक कह सकते हैं हम कि अनुपालन या फिर रेटिंग एजेंसी है, गृहा। ठीक है। फिर जो उठाए गए कदम है उसमें नीति समर्थन और प्रोत्साहन, सरकार अपनी तरफ से लोगों में अवेयरनेस फैलाती है और जो पॉलिसीज हैं पॉलिसी के फ्रेंडली आपको सारी चीजें समझाई जाती हैं, और उसके आधार पर इसमें जो विभिन्न उद्योग संघ हैं, सॉरी, इसमें जो सरकार हैं, नगर पालिकाएं हैं और नियामक एजेंसीज हैं उनमें छूट, सब्सिडी और फास्ट तरीके से कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम देकर आपको उसके जो इम्पोर्टेंस है वह समझाए जाते हैं और आपको इससे परिचित कराया जाता है। तो यह सारे जो कार्यक्रम हैं वह इस रूप में भी जो है आपके सामने उठाए गए कदम हैं, जिसे हम कहते हैं नीति समर्थन और प्रोत्साहन। नीति समर्थन और प्रोत्साहन, नीति समर्थन और प्रोत्साहन। और क्या कदम उठाए गए हैं आप देखेंगे तो प्रौद्योगिकी नवाचार, जो एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें फंडिंग करके उसमें इन्वेस्ट करके इस तरीके से जो तकनीक है डेवलप करना, इस तरीके से आवास के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली हो सके। तो आपका जो बेसिक हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी जो नवाचार है उसकी भूमिका इसमें बढ़ाई जा रही है, ये कदम उठाए गए हैं। प्रौद्योगिकी नवाचार की भूमिका
प्रौद्योगिकी नवाचार की भूमिका इसमें बढ़ाई गई है। और इसके अलावा जो कदम उठाए गए हैं वह विभिन्न प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपको जो शैक्षिक कार्यक्रम है, हरित भवन यात्राएं हैं, प्रदर्शनियां हैं, जो आपके सेमिनार्स होते हैं, और हरित लेबलिंग कार्यक्रम के जो इम्पोर्टेंस हैं उससे आपको अवगत कराया जा रहा है। तो यह कदम उठाए जा रहे हैं लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर जो ग्रीन कंसेप्ट है, ग्रीन इकोनॉमी है, उसको समझने को लेकर और उसको बढ़ावा देने को लेकर। तो सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा जो है यह भी कदम उठाए गए हैं। इसे हम कह सकते हैं सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा एवं जागरूकता। सार्वजनिक शिक्षा एवं जागरूकता। तो विभिन्न प्रकार के जो आपके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसके माध्यम से हरित भवन यात्राएं निकालकर और हरित लेबलिंग कार्यक्रम होते हैं, उससे इंट्रोड्यूस करवा के आपको इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो ये हमारे जो तीसरा पार्ट था क्वेश्चन का, ये उसका एक पार्ट था। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हरित भवन को अपनाने में चुनौतियां क्या क्या आती हैं। हरित भवन को अपनाने में चुनौतियां क्या क्या आती हैं। हरित भवन को अपनाने में आने वाली चुनौतियां। तो चुनौती बेसिक अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इसकी जो लागत होती है स्टार्टिंग में, इसकी जो कॉस्ट क्षमता होती है वह काफ़ी हाई होती है। तो शुरुआत में जो उच्च प्रारंभिक लागत है यह एक चुनौती के रूप में आती है। उच्च प्रारंभिक लागत, उच्च प्रारंभिक लागत। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो हरित भवन जो डिजाइन सामग्री है, प्रौद्योगिकी, प्रमाणन और टिकाऊ सुविधाओं में जो एक निवेश होता है उसकी जो कॉस्ट है वह काफी हाई होती है। तो उच्च प्रारंभिक लागत के रूप में समस्याएं प्रथम आती हैं फंडिंग के रूप में अगर देखा जाए। दूसरी अगर हम बात करें तो कौशल कौशल अंतराल के रूप में समस्या देखने को मिलती है। और कौशल अंतराल जो इसकी स्किल गैप होता है वह इस रूप में होता है कि जो इस प्रकार की संकल्पना डिजाइन करने के लिए जो एक ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी अधिकतर भारत में देखी गई है। तो इसमें इस रूप में जो कौशल अंतराल है वह देखा गया है, जिसमें प्रशिक्षण आवश्यकताएं, गुणवत्तापूर्ण कार्य और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग जैसे जो ठेकेदार होते हैं उनकी जो संख्या है वह सीमित है हमारे भारत देश में। तो कौशल अंतराल यहाँ पर एक समस्या बना हुआ है, एक चुनौती के रूप में आता है ग्रीन बिल्डिंग जो संकल्पना है उसको पूर्ण करने में। फिर इसके अगर बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां आती हैं, जिसमें उपलब्धता, सामर्थ्य, लॉजिस्टिक गुणवत्ता और जो टिकाऊ सामग्री, पर्यावरणीय अनुकूल जो टिकाऊ सामग्रियां हैं उनके जो पहुंच होती है या फिर हम कहें कि आपूर्ति होती है उसमें कमी देखी गई है। तो आप आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चुनौतियां यहाँ पर देखी जाती हैं। आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां। ठीक है। और अंत में अगर हम बात करें तो जो चुनौती सबसे बड़ी उभर कर सामने आती है वह नियामक जटिलता। पर्यावरणीय ह्रास को रोकने के लिए हर एक कंट्री के मानक को हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, और फिर जो ग्राउंड रूट पर जब काम करना होता है तो उसके संदर्भ में जो पॉलिसीज होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वह लोगों को पता नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वह नियामक जटिलता की आती है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके संदर्भ में चुनौती आती है। तो नियामक जटिलता जो है वह भी एक समस्या यहाँ पे क्रिएट करता है, एक चुनौती प्रस्तुत करता है। और अंत में अगर हम बात करें तो
जो धारणा और जागरूकता है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, वह लोगों में कम है। लोग जो है इस संकल्पना को ना के बराबर मानते हैं, इसको इनकार कर देते हैं। और जो पर्यावरण के प्रति सुरक्षा को लेकर जो चेतना है वह लोगों में कम दिखाई देती है। तो इस रूप में भी यह समस्या उत्पन्न होती है। तो यह आपके कुछ बेसिक पॉइंट थे जिस पे हमने चर्चा किया। और हमारा जो क्वेश्चन का 4 पार्ट था उसको हमने देखा। ठीक है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो नीति निर्माताओं, उद्योग जो है स्टेक होल्डर हैं, उद्योग हितधारक हैं, शिक्षाविद, वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी जो प्रदाताओं हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके समुदायों के बीच एक सहयोगात्मक प्रवृत्ति अगर दिखाई देती है तो लंबे समय तक जो ग्रीन संकल्पना है जल्द ही वह शुरुआत होके लंबे समय तक मानवीय अस्तित्व के लिए काम कर पाएगी। इसके जो है हम इस जो आपसी संबंध है इसके विकास को देख सकते हैं। तो यह आपका जो था क्वेश्चन था आज का। किसी भी हेल्प के लिए आप जो है हमारे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं 9718901301। और जो भी आपको क्लास इस पे दिया जाता है उसके पीडीएफ के लिए क्रैक नाउ आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे आपको क्रैक नाउ डालना है और क्रैक नाउ बिना स्पेस दिए आपको इस ऑरेंज कलर का ये ऑरेंज कलर का लोगो दिखाई देगा और इस लोगो पर आप जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पढ़ने में आपको सुविधा होगी। तो ये था आज की हमारी क्लास। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वैसे नीडी लोग जो सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह हमसे जुड़कर अपने आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट कर पाएं। तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।